फजान्स रूल्स किस चीज़ के लिए हैं? टू डिसाइड relative percentage of covalent character in an ionic तो आपके पास जैसे कोई NaCl है, कि कोई भी बॉन्ड अगर AB कोई बॉन्ड है, हेलो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड क्या है कि ये एक कैटायन है और एक एनायन है, स्फेरिकल चार्जेस है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है के Q1 Q2, मान लो इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा, तो यहाँ पे Q1 डेल्टा हो जाएगा, Q2 माइनस डेल्टा चार्ज हो जाएगा बाई डिस्टेंस जो भी R स्क्वायर। तो दिस इज आयोनिक बॉन्ड, इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन होता क्या है कि ये जो अगर चार्ज स्मॉल और स्फेरिकल रहे तब तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होल्ड कर रहा है वो आयोनिक बॉन्ड हो गया। पर ये जो आयन्स जैसे कैटायन यूजुअली स्मॉलर इन साइज होते हैं, तो एक चीज होती है, एक होता है पोलराइजिंग पावर, और एक होता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन क्या है, या पोलराइजिंग पावर क्या है? जो एक आयन है, जैसे ये स्फेरिकल है, पर इसका जो चार्ज है वो क्या करेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इट विल डिस्टॉर्ट। अ डिस्टॉर्शन ऑफ एन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ other ion is called polarization. एक आयन का डिस्टॉर्शन मतलब उसकी शेप स्फेरिकल ना रहे, स्फेरिकल से बदल जाए दूसरे की प्रेजेंस के कारण, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक आयन जो दूसरे को डिस्टॉर्ट कर रहा है तो कितना डिस्टॉर्ट कर सकता है, उसकी पोलराइजिंग पावर है, और दूसरा कितना डिस्टॉर्ट हो जाए वो उसका पोलराइजेशन है। पोलराइजिंग पावर है एबिलिटी ऑफ एन आयन टू डिस्टॉर्ट द अदर, पोलराइजेशन टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट डिस्टॉर्टेड। तो वैसे तो कैटायन भी एनायन को डिस्टॉर्ट करता है और एनायन भी कैटायन को डिस्टॉर्ट करता है, एक दूसरे दोनों डिस्टॉर्ट करते हैं। लेकिन कैटायंस यूजुअली क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, तो उनकी चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली हाई होती है, तो उनके संग ज़्यादा जो टर्म एसोसिएट करते हैं पोलराइजिंग पावर, मतलब वो खुद छोटे होने के कारण उनका तो क्लाउड अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो वो दूसरे से इतना डिस्टॉर्ट नहीं होते, पर अपनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण दूसरे को डिस्टॉर्ट ज़्यादा करते हैं। ऐसे इसका मतलब नहीं कि ऐसे तो दोनों से होते हैं, लेकिन यूजुअली वी एसोसिएट पोलराइजिंग पावर विद कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी विद एनायन। क्योंकि एनायन की साइज़ बड़ी हो जाती है, तो साइज़ बड़ी हो मतलब डिस्टॉर्शन क्या बिगड़ना, तो अपना साइज़ बड़ा हो गया तो अपने न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो इट इज़ मोर लाइकली टू बी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर। अपना अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या होगा, दूसरे से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा। तो यूजुअली हम एनायन की जब बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं कि वो पोलराइज होगा, वो डिस्टॉर्ट होगा, और कैटायन की यूजुअली बात करते हैं कि वो डिस्टॉर्ट करेगा। और वैसे तो दोनों ही एक दूसरे को डिस्टॉर्ट करते भी हैं, डिस्टॉर्ट होते भी हैं। तो यूजुअली कैटायन की हम पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं, डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी, और एनायन की पोलराइज
होने की टेंडेंसी। अच्छा, पोलराइजेशन यानी डिस्टॉर्शन है। तो जैसे डिस्टॉर्ट हुआ तो क्लाउड ऐसे आ रहा है, ये क्लाउड है चला गया। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा या दूसरा आयन पोलराइज होगा, एक पोलराइज करेगा, तो बेसिकली एक क्लाउड क्या हो रहा है, सेंटर में आ रहा है। तो मोर पोलराइजेशन लीड्स टू, धीरे धीरे वो बॉन्ड क्या बन रहा है, जब क्लाउड इस तरीके का हो जाता है कि बीच में आके शेयर करने लगे, दैट इज कोवैलेंसी। तो मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजिंग पावर, पोलराइज करने की ज़्यादा टेंडेंसी, पोलराइज होने की ज़्यादा टेंडेंसी लीड्स टू हायर कोवैलेंट क्वांटम। तो जो नॉर्मली जिनको हम आयोनिक बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा है, पर उनमें भी क्योंकि डिस्टॉर्शन ऑफ आयन होता है, एक आयन डिस्टॉर्ट करता है, दूसरा डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो उनमें भी कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, उनका भी पोलराइजेशन होता है। तो फजान ने 4 रूल दिए थे, उस बेसिस पे हम आयोनिक बॉन्ड्स की रिलेटिव कोवैलेंट कैरेक्टर का एक क्वालिटेटिव ऑर्डर बता सकते हैं। तो पहले वो 4 रूल क्या लिखते हैं। Fazan put forward 4 rules to decide relative covalent character in ionic bonds। पहला है a small positive ion, a small positive ion favors covalency as small cation has higher polarizing power। भाई मान लो कि सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एनायन तो कॉमन है, जैसे NaCl, KCl, LiCl, RbCl, CsCl। एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इसमें Cl माइनस एनायन तो कॉमन हो गया, लेकिन कैटायंस हो गए Na+, K+, Li+, Rb+ और Cs+। चार्ज भी सेम होगा सबके, +1 ही, पर हमें मेन बात है चार्ज डेंसिटी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी कैटायन की, वो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा दूसरे को, यानी उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो स्मॉलर कैटायन की क्या होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है सब कैटायन पे, पर साइज छोटा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कम साइज में सेम चार्ज, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा। पोलराइजिंग पावर, एबिलिटी ऑफ एन आयन टू डिस्टॉर्ट दी अदर आयन। तो ऐसे यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा, Li+। तो मोस्ट मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो हो जाएगा सबसे ज़्यादा LiC, फिर NaCl, फिर KCl,
RbCl और आयोनिक कट रिवर्स हो जाएगा. दिस इज मोस्ट आयन कोवलेंट, लीस्ट आयोनिक. ठीक है, पहला तो ये हो गया. सेकंड, a large negative ion या anion, a large नेगेटिव आयन या एनायन भी कह सकते हैं, फेवर्स कोवलेंसी. एज लार्ज एनायन is more polarizable. अगर एनायन की साइज बड़ी होगी तो वो अपने न्यूक्लियस से दूर होगा, उसका क्लाउड साइज बड़ा हो गया तो दूसरे आयन से इजीली डिस्टॉर्ट होगा क्योंकि अपना न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो उसका पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा. एंड दैट आल्सो एनहेंस कोवलेंट फैक्टर. तो ये यूजुअली आपका फेवर कब करोगे कि आयन पे चार्ज भी सेम है, एनायन पे कैटायन कॉमन है सब में, पर एनायन अलग अलग है लेकिन चार्जेस सब पे सेम है. जैसे एग्जांपल LiF, LiCl, LiBr, Lii. कोई पूछे इसमें अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर. अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर. तो कैटायन तो क्या हो गया, सेम हो गया. एनायन सबसे बड़ा I माइनस, Li इज द मोस्ट कोवलेंट, देन LiBr, देन LiCl, देन Li. ये ऑर्डर ऑफ ठीक है. लार्ज स्मॉल पॉजिटिव आयन या कैटायन फेवर्स कोवलेंसी, लार्ज एनायन फेवर्स कोवलेंसी. थर्ड है लार्ज चार्ज ऑन ईदर आयन, कैटायन या एनायन, फेवर मतलब चाहे कैटायन पे बड़ा चार्ज हो चाहे एनायन पे बड़ा चार्ज हो, चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या वैसे भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी. तो लार्ज चार्ज जनरली अगर आप ऑब्जर्व भी करो तो जब आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो ज़्यादातर आयोनिक बॉन्ड जिनको हम आयोनिक के तहत ट्रीट करते हैं उनमें चार्जेस क्या होते हैं, एनायन पे -1, कैटायन पे +1 या बहुत हो गया तो +2 और -1 वाले. जैसे जैसे चार्ज +4 -4 ऐसे बढ़ते हैं तो यूजुअली हमको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं. PCl5 P पे +5 चार्ज कोवलेंट ही बोलते हैं. तो चार्ज जैसे जैसे चाहे एनायन पे बड़े हों चाहे कैटायन पे बड़े हों, दे फेवर. कभी ऐसा हो सकता है एनायन पे कॉमन चार्ज है, एनायन भी कॉमन है, केवल कैटायन के चार्ज बढ़ रहे हैं तो भी आपका ज़्यादा चार्ज होगा तो कोवलेंट फैक्टर में जो ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी. एनायन पे चार्ज ज़्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, डिस्टॉर्ट ज़्यादा होगा. तो लार्ज चार्ज ऑन ईदर आयन फेवर कोवलेंसी. जैसे क्वेश्चन एक देखो, LiCl BeCl2 BCl3 CCl4.
अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखो Cl माइनस तो सब में कॉमन ही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो एक तो चार्ज इस पे +4, इस पे +3, इस पे +2, इस पे +1। वैसे चार्ज भी बढ़ रहा है और देखा तो साइज भी क्या हो रही है, कम हो रही है अक्रॉस द पीरियड। तो दोनों तरफ से ही हेल्प हो रहा है, साइज कम से चार्ज डेंसिटी बढ़, चार्ज बढ़ने से भी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसमें मोस्ट कोवेलेंट क्या हो जाएगा, CCl4, देन BCl3, देन BeCl2, देन मतलब इनफैक्ट देखा जाए तो ये तो मेनली कोवेलेंट ही होते हैं। और इवन LiCl को भी काफ़ी कहते हैं इट इज आल्सो क्वाइट कोवेलेंट इन नेचर। तो ये तो लार्ज चार्ज ऑन ईदर आयन फेवर्स कोवेलेंसी से एक एग्जांपल और देख सकते हो इसमें, NaCl, FgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5। सब एलिमेंट जो कैटायंस हैं, ये तो एनायन तो कॉमन हो गया, ऑल कैटायंस आर ऑल एलिमेंट, दी एलिमेंट कैटायंस आर बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड। तो Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, P+5, मोस्ट कोवेलेंट इज PCl5। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट फैक्टर यहाँ पे भी है, डिक्रीजिंग कोवेलेंट फैक्टर, यहाँ पे भी PCl5 मोर देन SiCl4 मोर देन AlCl3 MgCl2 ऑर्डर ऑफ। और जो लास्ट रूल है polarization एंड हेंस कोवेलेंसी, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज़्यादा कोवेलेंसी होगी। इस फेवर इफ द पॉजिटिव आयन या कैटायन does not have a noble gas configuration, sometimes उनको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भाई। NaCl, NaCl में Na+ क्या हो जाता है 2H, दैट्स अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन। KCl में K+ का बन जाता है आर्गन 288 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। LiCl में Li+2 हीलियम। तो दीज कैटायंस आर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जैसे CuC Q+ क्लोराइड कैटायन, लेकिन Cu+ क्या होगा 2H 18 2H18 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 3D10। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, या तो आउटर मोस्ट में हीलियम वाला जैसे 2 हो या फिर 2H पर लास्ट में 8 हो, क्योंकि हीलियम को छोड़ के बाकी जितनी भी नोबल गैस है सबका क्या है 8 है आउटर मोस्ट में। तो जो इस तरीके के कैटायंस हैं जिनमें उनका कैटायन बनने के बाद आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 8 है,
भैया ये Li प्लस केस में 2 है, वो तो हो गया नोबल गैस। पर जिनमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे Cu है, सिल्वर आयन है, ये सब कैश एलिमेंट के, तो इनमें 2880 जरूर हो गया, उसमें 3s2 है, 3p6 है, 3d10 है, पर है तो नोबल गैस नहीं। तो जो कैटायन मतलब जो कंपाउंड या सॉल्ट में कैटायन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, वो ज़्यादा पोलराइज हो जाते हैं या वो ज़्यादा पोलराइज करते हैं एनाइन को कंपेयर टू जिनके पास नोबल गैस होता है। द लॉजिक इज लाइज देयर कि नोबल गैस इज का मतलब ही क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी ना दूसरे से अफेक्ट होगा ना दूसरे को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो अगर नोबल गैस कैटायन एक्चुअली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो उसे दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो एक तरह से इनर्ट टाइप का है, तो उतना पोलराइज नहीं करेगा, पोलराइज होगा भी नहीं, करेगा भी नहीं। लेकिन अगर कैटायन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस, देखने में लग रहा है कि लास्ट के शेल की ऑर्बिट्स भरी हुई हैं, लेकिन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सूडो नोबल गैस भी ना, कोई और जैसे ट्रांस एलिमेंट के कैटायंस होते हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशंस में कैटायन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और जिनमें कैटायन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो वाले सॉल्ट जिनमें कैटायन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो ज़्यादा कोवैलेंट होते हैं। जैसे CuCl NaCl, तो NaCl और CuCl में CuCl इज मोर कोवैलेंट, AgCl KCl, KCl इज लेस कोवैलेंट देन AgCl। ठीक है, तो ये चीज एग्जाम्पल, CuCl more covalent NaCl, AgCl more covalent KCl। तो ये चीज, तो यूजुअली ये 4 रूल से हमारा रिलेटिव ऑर्डर डिसाइड हो जाता है। अब बात है कि इसकी एक तो है कि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सीधा ही ज़्यादा तो ये आता है कि अरेंज ही करो, ऑर्डर ही बताओ, लेकिन इनकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। मतलब जैसे अगर ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, ज़्यादा पोलराइजेशन है तो ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, लेस आयोनिक कैरेक्टर होगा, पर एसिडिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, कलर, इन पे भी इनका इन्फ्लुएंस होता है। एसिडिक कैरेक्टर तो देखो लिखो एप्लीकेशंस, पहला कोवैलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो हम निकाल ही लेते, अभी यही बात कर रहे थे। आयोनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट ज्यादा होगा आयोनिक कम होगा, कोवैलेंट कम होगा आयोनिक ज़्यादा होगा। हार्डनेस प्रोपोर्शनल टू आयोनिक बॉन्ड हार्ड होते हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर इनवर्सली टू कोवैलेंट। थर्मल स्टेबिलिटी proportional to ionic character, inversely to covalent। जैसे फॉर एग्जाम्पल Li2CO3 Na2CO3 K2CO3
रहती हैं कार्बोनेट्स। हमने जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था तो वहाँ पे हम ये पढ़ते थे जो कार्बोनेट की स्टेबिलिटी होती है, लिथियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होता है, वो डिकम्पोज होके K2CO3 Na2CO3 इतना इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, पर Li2CO3 डिकम्पोज होके Li2O CO2 में रहता है। तो देखो यहाँ पे एनायन तो कॉमन है, एनायन तो कॉमन है, लेकिन कैटायन ये Li+ है, ये Na+ है, ये K+ है। मोस्ट कोवेलेंट कौन सा हुआ? स्मॉलर द कैटायन, लार्जर द पोलराइजिंग पावर, लार्जर द कोवेलेंट फैक्टर। तो ये सबसे कोवेलेंट है। तो इसमें आयोनिक फैक्टर रिवर्स हो गया। आयोनिक फैक्टर का ऑर्डर क्या हो गया? K2CO3 मोर आयोनिक देन Na2CO3 देन, और स्टेबिलिटी आयोनिक फैक्टर के प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? K2CO3 more stable than Na2CO3 more than Na2CO3, और that is reflected कि नॉर्मल हीटिंग पे ये तो स्टेबल ही होते हैं, मतलब इनफैक्ट ये तो मतलब नॉर्मल हीटिंग पे ये और ये टूटेगा नहीं, और उसके बाद भी जब ये टूटेगा उस पर भी ये पहले ही टूटेगा, सबसे लास्ट में टूटेगा, पर ये नॉर्मल हीटिंग पे ही टूट के Li2O इसमें देखो अच्छा, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? Li2 और Li2CO3 में Li2, तभी तो वो टूट के ये बन गया। तो देखो कैटायन कॉमन है, और एक पे एनायन है O2-, एक पे CO2-। बड़ा एनायन कौन सा है? CO3-। बिगर एनायन, बिगर एनायन है तो मोर कोवेलेंट है ना, तो मोर कोवेलेंट, यानी ये ज़्यादा कोवेलेंट है, ये कम कोवेलेंट है, ये ज़्यादा आयोनिक है, यानी ये यानी जिस जगह पे ये स्टेबल है उस जगह पे ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। प्रोपोर्शनल टू आयोनिक फैक्टर, जो ज़्यादा आयोनिक होते हैं वो बेटर कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्वस सॉल्यूशन और जो है सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। एक रूल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो कंपाउंड पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जिनमें पोलैरिटी होगी। पोलर डाइपोल में पढ़ेगा, पोलैरिटी मतलब जिनमें नेट डाइपोल में है, जैसे वाटर है। अभी पोलैरिटी पढ़ेगी, जैसे वाटर पोलर है, क्योंकि जैसे आपके पास एक अगर ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस हुआ, ये डेल्टा प्लस हुआ, तो ये एक डाइपोल पॉइंट होता है। पर कहीं का ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल में वो वेक्टर क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे वो फिर वेक्टरली एडअप भी होते हैं। तो जो सॉल्वेंट, और जैसे वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो वाटर, लेकिन बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो कंपाउंड खुद पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में, जैसे NaCl डिसॉल्व इन वाटर, NaCl खुद पोलर है, आयोनिक बॉन्ड है Na+, Cl-, लेकिन डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन, कि बेंजीन नॉन पोलर है। तो एक रूल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। नेप्थलीन इज नॉट सॉल्युबल वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन नेप्थलीन बॉन्ड्स, ये दोनों नॉन पोलर है। कोई लाइक डिसॉल्व है कि एक जैसा चीज़ एक जैसे के संग मिक्सअप हो पाता है, सेम नेचर के लोग मिक्सअप हो पाते हैं। तो मतलब जब वो आता है तो लगता है कि एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स,
नॉन पोलर डिजोल्व्स इन नॉन पोलर। तो सॉलिड पोलर सॉल्वेंट क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू आयोनिक। जब आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो पोलर में ज़्यादा डिजोल्व होंगे। और वहीं पे सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट। कैरेक्टर कोवलेंट ज्यादा है तो दैट इज लाइकली टू डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर आयोनिक कैरेक्टर वाले लाइकली टू डिसॉल्व मोर इन पोलर सॉल्वेंट्स। लैटिस एनर्जी, लैटिस को तोड़ने में कोई लैटिस NaCl है, इसे Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस बनाने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। इंटेंसिटी ऑफ कलर, कंपाउंड अगर कलर्ड है, कलर की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे AgF, AgCl, AgBr, AgI। इसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है? AgF। इसका डीप येलो कलर, दिस इज पेल येलो। AgCl वाइट, और ये भी मतलब काफी उसी वाइट के शेड में ही होता है, और कम कलरलेस टाइप का, कलरलेस भी कह सकते, उस तरफ चला जाता है, आइडियोलिक कलरलेस। कलर की इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, वो मतलब डीपर कलर होते हैं। एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, proportional to covalent character या पोलराइजेशन। जैसे CO, CO2, एनायन तो कॉमन है, कैटायन पे चार्ज क्या है? एक पे +4, एक पे +2, ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? CO तो न्यूट्रल ही है। आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि CO न्यूट्रल हो तो फिर एक्सपेरिमेंटर, लेकिन ये श्योर है कि CO2 इज मोर एसिडिक देन CO। CO2 तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ज़्यादा कोवलेंट। NO, N2O, N2O3, NO2, N2O5 एसिडिक कैरेक्टर। N2O पे +1, O तो सभी का -2 है, ये +2, +3, +4, मोस्ट एसिडिक N2O5, then NO2, then N2O3, और ये दोनों तो एक्चुअली फिर NO फिर N2O, पर NO N2 तो एक्चुअली न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। NO एंड N2 आर न्यूट्रल, मैं लिखवाया भी था टेबल में, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। CO भी, CO एक्चुअली न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, बट लेस एसिडिक देन CO2। SO2 SO3 में
विच इज़ मोर एसिडिक। वैसे इसको या एक तरीका और भी याद रखने का है, जब ऑक्साइड होते हैं तो जो दूसरा एलिमेंट है अगर उसकी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा हो तो दैट इज मोर एसिडिक। ये भी एक तरीका है इसका, फिर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है तो कोवेलेंट स्टेट ज़्यादा होगा। तो सीधे भी हम ऐसे भी पढ़ते हैं और बाद में कभी ऐसे भी स्टेटमेंट आएगा कि अगर जैसे एक ही एलिमेंट का ऑक्साइड्स है तो जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट है वो ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे n का +5 ज़्यादा एसिडिक, n को 5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये इनका ऑर्डर हो जाएगा N2O5 ग्रेटर देन NO2 ग्रेटर देन N2O3 ग्रेटर देन NO ग्रेटर देन N2। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर विल बी N2O5 SO3 more acidic than SO2, P2O5 more acidic than P2O3 acidic। सेम लिया P2O5 P+5 P2O3 +3। तो ये इनके एप्लीकेशंस बात हो गई। तो ये आपके फजासूर अब डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल एंड डाइपोल। डाइपोल एंड डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, डाइपोल। तो एक्चुअली डाइपोल क्या अरेंजमेंट होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated by a distance r। मान लो आपके पास एक चार्ज है +q, एक चार्ज है -q और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। फिजिक्स में भी ये काफ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ोगे तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, ये मतलब फर्स्ट चैप्टर ऑफ जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो वहाँ पे डाइपोल करके भी, इलेक्ट्रिक डाइपोल करके चीज़ आती है, उसके भी फिर काफ़ी पोटेंशियल्स,
जैसे आप उस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से पढ़ते हो, तो डाइपोल के पोटेंशियल्स क्या होगा किसी डिस्टेंस पे, वो सब चीज़ वहाँ पे भी आपके काम करते हो। तो इट्स अरेंजमेंट ये हुआ। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो इसका मैग्नीट्यूड तो होता है क्यू, कोई भी एक चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, यूनिट हो गई कूलम मीटर। कूलम नहीं, यहाँ पे भी ये चार्जेस प्लस माइनस है, पर यहाँ पे जब लोगे तो साइन नहीं होगा, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन बता दोगे, डायरेक्शन इसकी होती है। तो ये कूलम मीटर क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई ऐसा यूनिट। इट्स अ वेरी बिग यूनिट, मतलब इवन फॉर फिजिक्स इट्स अ बिग यूनिट। केमिस्ट्री में तो बहुत ही बड़ी यूनिट, कूलम केमिस्ट्री में तो कूलम, मतलब फिजिक्स में भी कूलम चार्ज, जनरली चार्जेज हम लेते हैं तो माइक्रो कूलम्स में क्वेश्चन में होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कूलम इज अ टू बिग चार्ज, मतलब एक मॉलिक्यूल में जो चार्जेस होंगे किसी एटम पे वो आपके मतलब माइक्रो कूलम से भी बहुत छोटे होंगे। तो वहाँ पे हम बदलेंगे, हम एक यूनिट बदलेंगे कि केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं, पर ऐसा यूनिट ही है। ये इसकी वैल्यू होगी, हाँ मैग्नीट्यूड से। मतलब जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई चार्ज दिया हो 2q माइनस क्यू और माइनस क्यू, अगर ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है तो इट इज़ बेसिकली यू विल, मतलब फिजिक्स और जब प्रॉब्लम को तो यू विल डिवाइड इट इनटू टू डायपोल्स, q माइनस क्यू एंड q माइनस क्यू। यहाँ 2q है तो आपको ऐसे परसीव करोगे, यू विल परसीव इट लाइक दिस। पर एक डायपोल के लिए प्लस क्यू और माइनस क्यू होना ही पड़ेगा। तो कूलम मीटर Q इंटू आर, पर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन फिजिक्स में होती है -2 प्लस। डायरेक्शन इन फिजिक्स इज टेकन एज -2 प्लस। इधर से, बट इन केमिस्ट्री एज अ कन्वेंशन इट इज +2। इसका तो मैं जो मेरे पास नहीं है कन्वेंशन, मुझे यार क्यों अलग अलग है, पर ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। +2 माइनस, यानी यहाँ पे अगर ऐसा कोई चार्ज है उसके डायपोल रिएक्शन क्या होगी, ये फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। केमिस्ट्री में एक सिचुएशन आती है ऑर्बिटल डायपोल। ऑर्बिटल डायपोल क्या हुआ, कि आपके पास कोई एटम है, ये उस पर लोन पेयर है, तो एटम का तो न्यूक्लियस है, वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और लोन पे है जब नेगेटिव चार्ज क्लब। तो ऑर्बिटल डायपोल एटम से, मतलब चाहिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो माइनस पे एरो हेड और प्लस पे इस तरीके का, तो ये प्लस से माइनस, प्लस पे ये सब है, जैसे यहाँ पे ये एटम से लोन पेयर की तरफ। केमिस्ट्री में जो हम यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि कूलम मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट है, इवन फॉर फिजिक्स के पर्पज से भी कूलम इज़ अ वेरी बिग यूनिट, मीटर इज आल्सो वेरी बिग यूनिट। जनरली आप अरेंजमेंट अगर चार्जेस के फिजिक्स में भी देखोगे तो वहाँ भी जो चार्जेस है डिस्टेंस सेंटीमीटर में मिल जाएगा, इवन मिलीमीटर्स में मिलता है, पर
मीटर इज अ वेरी बिग डिस्टेंस और कूलम इज आल्सो वेरी बिग चार्ज। तो लेकिन और केमिस्ट्री में तो इट इज इवन बिगर। तो इन केमिस्ट्री जो डाइपोल मोमेंट है यूनिट ऑफ dipole moment is taken as डेबाई। केमिस्ट का नाम है पीटर डेबाई करके केमिस्ट थे, उनके पे दिया है 1 डेबाई इक्वल टू 3.336 into 10 power minus 30 कूलम। 1 डेबाई इक्वल टू 3.336 into 10 power minus 30 कूलम मीटर। यानी 1 कूलम मीटर में कितना हो गया 1/3.336 into 10 power 30। बहुत एक कूलम मीटर में देयर इज अ वेरी बिग वैल्यू ऑफ डेबाई। 1 डेबाई पहले इसके क्वालिटेटिव क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। ज़्यादातर ऐसे केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ही इसके आते हैं, पर फिर भी एक दो इसके न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चीज़ भी है। पर पहले कि किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल पोलर है नहीं है, डाइपोल में ओवरऑल होगा नहीं होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज देखो। अगर एक मॉलिक्यूल का ओवरऑल डाइपोलमेंट 0 है तो उसको बोलेंगे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल नॉन जीरो है तो उसमें पोलर मॉलिक्यूल। जैसे CO2 है, CO2। अच्छा, अब हमको प्रॉपरली डाइपोलमेंट निकालने के लिए अगेन वी नीड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हो सकता है कि किसी बॉन्ड में पोलैरिटी हो। A molecule can be non-polar even its bonds are polar। ये नहीं हो सकता a molecule can't be polar without having its bonds polar। अगर molecule polar है ओवरऑल तो बॉन्ड पोलर होंगे, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर हो और बॉन्ड्स उसके पोलर हो, क्योंकि डाइपोलमेंट से वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली अगर सेम तो कैंसिल आउट हो सकता है। या CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है VSEPR थ्योरी में कि लीनियर होता है। ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अच्छा, पार्शियल चार्जेस कैसे लेंगे कि ये जो बॉन्ड पेयर है, अगर ये दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं है तो दे आर नॉट इक्वली शेयर, दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके यानी ये दो इलेक्ट्रॉन तो खुद के ही है, ये दो कार्बन के ऊपर ये कहाँ खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया -2 डेल्टा। सपोज दो इलेक्ट्रॉन का -2 डेल्टा, तो इस पर क्या आ गया +2 डेल्टा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसके कारण भी ये खींचेगा तो -2 डेल्टा +2 डेल्टा। तो एक डाइपोल ये हो गया इस डायरेक्शन में, दूसरा डाइपोल ये हो गया, बॉन्ड्स पोलर है, बॉन्ड्स आर पोलर, लेकिन क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है और लीनियर है। अच्छा, केवल कोई चीज़ ऐसी हो, सेम बॉन्ड है सेम चीज़ है लेकिन ऐसा हो तो उनका वेक्टर सब जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर है और अपोजिट हो गए तो इनका म्यू नेट। तो CO2 एज अ होल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बट इट्स बॉन्ड्स आर पोलर। CO बॉन्ड पोलर है पर CO2 एज अ नेट होल नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर जैसे CH4 है, CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर,
और चारों CH बॉन्ड भाई बिल्कुल, और हमें पढ़ा है कि टेट्राहेड्रॉन जो होता है हर सेंस में इक्विवेलेंट होता है, अगर एटम भी चारों तरफ सेम है तो। कार्बन हाइड्रोजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन स्लाइटली मोर, ऑल्दो CH बॉन्ड विल नॉट बी वेरी हाईली पोलर, इसीलिए ये बहुत आसानी से आयोनाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्बन का 2.5 है, H का 2.1 होता है पॉलिंग स्केल में, पर फिर भी इट विल बी दिस। ऐसा हो गया, पर ये रेगुलर ज्योमेट्री है, तो रेगुलर ज्योमेट्री में अगर चार वेक्टर एक तरीके के हो, या तो चारों अब सब बाहर एक जैसे जा रहे हो, सब एक जैसे अंदर आ रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। इनका रिजल्ट, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है तो इनका रिजल्टेंट, मतलब इनफैक्ट किसी भी तीन का अगर आप रिजल्टेंट लोगे तो इट विल बी इक्वल एंड जस्ट अपोजिट टू द फोर्थ वन। इन तीनों का रिजल्टेंट विल बी जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू दिस, इन तीनों का इक्वल एंड अपोजिट टू दिस। तो ये ओवरऑल म्यू नेट तो CH4 is a non-polar molecule. CH bond is polar but not highly polar. CH उतना polar भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो जीरो ही है म्यू नेट। जब कोई रेगुलर ज्योमेट्री हो, जैसे आपका टेट्राहेड्रल है, जैसे ये, ठीक है, ये चीज़ है, अगर एग्जैक्टली सब कुछ सेम है तो ये वाला बॉन्ड का पोलरिटी इधर जा रहा है, CH का डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो इन तीनों में जब रिजल्टेंट लोगे ना, तो वो रिजल्टेंट, क्योंकि सब ऊपर की तरफ एडअप हो रहा है, तो ये तीनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा ऊपर की तरफ, और ये इसको कैंसिल। ऐसे ही इन तीनों का इसके रेगुलर ज्योमेट्री इसकी, तो वो इस तरह से। ऐसे अगर सपोज भाई ट्राइगोनल, जैसे BCl3 है, BCl3 या BF3, तो BCl3 आपका ऐसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये बॉन्ड पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, लेकिन रेगुलर ज्योमेट्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भाई इसका जब ब्रेकअप करोगे तो ये वाला कट के ये नेट ऐड होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका म्यू नेट। बाकी अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके इधर से का 3 बराबर वेक्टर चाहे ऐसे लो चाहे इस तरफ लो, इनका रिजल्टेंट जीरो है ना। ये चीज़ ऐसे स्क्वायर प्लेनर में भी हो सकता है, कोई अगर सपोज स्क्वायर ज्योमेट्री हो और उसमें वेक्टर्स इस तरीके के हो, इनका रिजल्टेंट क्या, ये इससे कैंसिल, ये इससे, बड़ा ही सिंपल हो सकता। फिर रेगुलर पेंटागन हो तब भी, मतलब इनफैक्ट कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, उसमें अगर एक ही तरीके की चीजें हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, टेक्स्ट बुक में भी, आपके बुक में भी है, NF3 एंड NS3 किसका डाइपोल मोमेंट हाई है? NF3 एंड NS3 which one is having higher dipole moment? दोनों के स्ट्रक्चर लॉ करें, VSEPR से बन।
NH3 में भी 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है। NF3 में भी अगर आप देखोगे तो 5 + 3 8/2 4, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। दोनों की शेप, इस शेप को क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। याद है सब शेप? 2 0 लीनियर, 2 1 3 0, 2 0 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, 2 1 एंगुलर या बेंड, 4 0 टेट्राहेड्रल, 3 1 पिरामिडल ट्राइगोनल, 2 2 एंगुलर या बेंड, वाटर के केस में वी शेप या एंगुलर या बेंड इन जनरल, 5 0 EVP, 4 1 सीसो है ना, या इरेगुलर टेट्रा, पर सीसो इज अ मोर कॉमनली यूज्ड टर्म। 3 2 टी शेप। लोन पेयर जितने भी हों TBP में सबके सब इक्वेटोरियल प्लेन में ही होते हैं। अब तो हम बेंड रूल के अकॉर्डिंगली भी बात जानते हैं। देन 2 3 लीनियर, ये हो गया। 6 0 ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, 5 1 स्क्वायर पिरामिडल, 4 2 स्क्वायर प्लेनर, 3 3 कम स्टेबल होता है पर होगा तो पिरामिडल टाइप का, ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का। 7 0 का हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 6 1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पे लोन पेयर की कैप चला दी। 5 2 पेंटागोनल प्लेनर ऊपर नीचे होंगे। फिर 8 0 और 8 1 स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, है ना। अच्छा अभी इस पे आते हैं वापस। तो ये देखो, इसमें फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डाइपोल ऐसा होगा, ये डाइपोल ऐसा होगा, ये डाइपोल ऐसा होगा, और ये डाइपोल एटम से लोन पेयर की तरफ। तो ये होगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर है और ये नीचे की तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? कुछ इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो ये हो सकता है कि एग्जैक्टली कैंसिल ना करे, बट दे आर ट्राइंग टू कैंसिल आउट। पर इस वाले केस में देखो, ये एन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है से, और ये भी ऊपर की, तो ये सब क्या कोशिश कर रहे हैं? ओला, ये 3 मिलके भी ऊपर ही आएंगे नेट, और ये भी, तो दे आर एडिंग अप। ये स्ट्रक्चर वाइज देख के समझ आएगा कि इसका म्यू बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस भी ज़्यादा है। NF में जितना इलेक्ट्रॉन डिफरेंस नहीं है, उससे आप डिफरेंस N और H के बीच में है, तो आपका वो प्लस एडअप हो रहा है। तो इसमें म्यू ऑफ जो NH3 है और जो म्यू ऑफ NF3 है, म्यू NH3 is found to be higher than mu NF3। तो ये होगा। वाटर है, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा एंगुलर होता है, ये ऐसा होगा, और ये भी, तो सबके सब, तो वाटर इज क्वाइट अ पोलर सब्सटेंस। पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्योंकि एक मतलब मेन इसमें क्या है कि लीनियर तो ये भी नहीं है, इसमें भी एडअप होंगे, पर द प्रॉब्लम इज दैट कि इनके बीच का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट सो हाई, तो दीज चार्जेस डेवलप विल नॉट बी सो
big compared to the charges developed here. Bigger charges we develop, here not so big. तो इसका जो जब डाइपोल म्यू लोगे तो डेल्टा इंटू डी जो करते हो ये डिस्टेंस, तो डेल्टा क्वाइट लेस होगा। इनफैक्ट कभी कभी जैसे आप अलग अलग को कंपेयर कर रहे हो, जैसे वही एस एच और ओ एच, तो आप इसमें दो इशू हैं, एक तो एस एच और ओ एच की डिस्टेंसेस, ओ एच की डिस्टेंस कम है पर ओ एच के पार्शियल चार्जेस के मैग्नीट्यूड बिगर है, पर एस एच की डिस्टेंस बड़ी है पर चार्जेस कम है। तो वैसे तो देख के लग रहा है कि एक वैल्यू बढ़ रहा है एक वैल्यू घट रहा है, पर ज़्यादातर केसेस में कहीं एक्सेप्शन आएगा तो वहीं उसको ट्रीट करेंगे, पर ज़्यादातर केसेस में चार्ज वाला फैक्टर है वो डोमिनेटिंग होता है। तो ओ एच बॉन्ड का जो पोलैरिटी है वो एस एच बॉन्ड की पोलैरिटी से ज़्यादा, उस कारण से इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट, तो इसकी म्यू की वैल्यू ही ज़्यादा है। ये म्यू H2S, म्यू वाटर इज ग्रेटर देन अच्छा। अब एक बार वापस हम CH इस पे आते हैं, CH4 CH4 में सबके सब जो बॉन्ड थे, a molecule can be non-polar if its bonds are polar, ऐसा हो सकता है, but the other share of molecule can't be polar if its bonds are non। अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो बॉन्ड्स तो पोलर होंगे, पर ऐसा संभव है कि मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर हो और बॉन्ड पोलर हो। तो इसमें आपके पास ये हो गया, तो इसका तो म्यू 0 हो गया। अब मान लो इसमें से एक H को हटा के Cl जोड़े, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट इन अ टेट्राहेड्रॉन। मान लो हमने ये वाले पे Cl, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, हम एनालाइज करने के लिए इधर ले लिया, पर वैसे तो यहाँ लोगे तो फिर ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये H, अब क्या होगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये सब क्या हो रहा है, एडअप हो रहा है। ये तीन मिलके ऊपर की तरफ एडअप होंगे, इसका म्यू ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा होगा। ये है CH3Cl, फिर हमने CH2Cl2 बनाया, ये एडअप हो रहा है लेकिन ये पीछे नीचे की तरफ आ रहा है, तो कुछ कम करेगा, ये वैल्यू रहेगी ऐसी ऊपर की तरफ ही, क्योंकि जब चारों CCl4 बन जाएगा तब क्या हो जाएगा 0। तो 0, अब अगर पहले 0 था फिर ऊपर हुआ तो अगली बार 0 आने से पहले तो सब ऊपर ही रहेगा, इट कैन नॉट क्रॉस ओवर, कम होता जाएगा। फिर एक और Cl आ गया, तो इसका थोड़ा सा और कम हो जाएगा और CCl4 क्या हो जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है याद रखने के लिए। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी चारों के बीच में, कभी किसी दो के बीच में, कि म्यू ऑफ CH3Cl इज बिगर देन म्यू ऑफ CH2, बिगर देन म्यू ऑफ CHCl3 को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, म्यू ऑफ CH4 इक्वल टू कि जो CH3Cl है उसका म्यू डाइपोनेंट सबसे बड़ा है, CH2Cl2 उससे कम, क्लोरोफॉर्म उससे कम, फिर बाकी दोनों सबसे कम और 0। ठीक है, ये मतलब ये कि इम्पोर्टेंट, मतलब काफ़ी बार क्वेश्चंस में
PCl to F3, PCl3F2, इनमें किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है? कंपेयर देयर डायपोल मोमेंट। Compare dipole moment PCl to F3, PCl to F2. तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये दोनों ही TBP होंगे। बनाते समय बेंड्स रूल यूज करो कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट शुड ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। P F F F C और ये वाला हो जाएगा F F इसमें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट होता है यहाँ पे, लेकिन ये एग्जैक्ट ऑल्दो इट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो, क्योंकि ये वाला एडअप हो गया, ये कैंसिल आउट ही हो रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। तो इसका म्यू, लेकिन इसका ये भी कैंसिल हो गया और ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर एसिमेट्रिक। भाई यहाँ पे क्या, ये एंगल 120 होता है ना, अगर इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x, इस प्लेन में ये हो जाएगा x cos 60, x sin 60। मतलब अगर प्लेन ऐसा है तो ये x cos 60, x sin 60, ये भी x cos x sin 60, ये कैंसिल हो गया, और x cos 60 प्लस x cos 60 x/2 प्लस x/2, और इधर तो x है, वो भी कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल हो गए और वो तो कैंसिल हो गया भाई भाई, इसका म्यू। इसीलिए PCl5 is not a regular geometry because this bond is longer than these three bonds, but ये सिमेट्री वाइज जीरो हो जाएगा और ये सिमेट्री वाइज जीरो, और ये म्यू नॉन। ठीक है सर। Compare dipole moments.
ये है स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था C2H4 टाइप का स्ट्रक्चर है, इथाइलिन टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे ये है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन वाला। तो ये एक्चुअली ये चीज़ बता रहा है, Cl और Cl अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन में। आगे जब ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो इस सिनेरियो में पर जैसे ये एक आया और ये दोनों ग्रीन एक तरफ आ जाए तो स्ट्रक्चर वाइज सेम है, बॉन्ड और सेम बने हुए, पर उनका स्पेस अरेंजमेंट कुछ अलग है। तो ऐसे आइसोमर, इनका आइसोमर्स बोलते हैं, स्पेस आइसोमर्स बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करके किया जाता है। वो अभी इशू नहीं, अभी बस देखो स्ट्रक्चर को। तो ये अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन में, तो ये डायपोल मोमेंट क्या होगा, CCl का इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, तो ये दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर होगा, ये इधर होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो जीरो है, इट इज इसका म्यू जीरो है। बट क्या इसका जीरो है? देखने तो अभी भी लग रहा है कि ऐसा चीज कट जाएगा, लेकिन हमने एक बार पढ़ी थी एलिन टाइप स्ट्रक्चर है। एलिन इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। वेक्टर्स को कैंसिल होने के लिए उनको एक प्लेन में होना जरूरी है। अगर वो वेक्टर ही कोप्लेनर नहीं है तो कैसे काम चलेगा ना। आप एक इधर प्लेन है और एक इधर प्लेन है, खैर उनको जोड़ एक जैसे को काट दो। तो जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसा है, हमने पढ़ा है, तो इनका रिजल्टेंट, क्योंकि ये एग्जैक्टली अच्छा ये दोनों एटम सेम होते तब तो 120 डिग्री पे sp2 में ये इस लाइन में आ जाता रिजल्टेंट, और इसका रिजल्टेंट इस लाइन में आ जाता, तब भी कैंसिल हो जाता, क्योंकि ये प्लेन इसका ये है, इसका प्लेन ये है, पर ये दोनों सेम होते तो रिजल्टेंट इस लाइन में आ जाता, इस प्लेन में, और इसका इस प्लेन में इस लाइन में आता, तो कैसे जाता। लेकिन अभी क्या होगा, मान लो ये दो वेक्टर हैं, पर ये दो तो एक x है एक y है 120 डिग्री, तो इसका कुछ इस तरफ आएगा ऐसा कुछ, और इसका इस तरफ आएगा, ये तो एक प्लेन नहीं है, दीज विल नॉट कैंसिल आउट। तो ये इसका म्यू जीरो नहीं है। बात समझ में ये चीज़। ऐसे इसका ये वाला प्लेन सपोज एक प्लेन ही है, तो इसमें ये CCl का मान लो x है और CH का y है इस तरफ, तो ये इनका CH का y ऐसा हो गया, इस तरफ, और ये इस तरफ हो गया, तो इसमें एंगल बिटवीन होता है उनके, अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। दो वेक्टर्स के बीच में जो उनके एंगल, टेल्स के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर हैं इस स्पेस में, तो एंगल कैसे निकालें, एक वेक्टर को ट्रांसलेट करके दोनों की टेल को जोड़ दो, तो जो एंगल होता है, तो ये एंगल इसमें जब ऐसे, क्योंकि ये 120 है, तो जब इसको ट्रांसलेट करोगे ऐसे पैरेलली, तो ये 60 हो जाएगा। ये पैरेलल लाइंस है, तो 120 तो ये 60, तो दो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा x² + b² + 2ab cos थीटा है ना, रूट, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2xy cos 60 यानी हाफ। तो कुछ इस तरीके का जो भी है रिजल्टेंट इसका, भाई वेक्टर सबसे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक वेक्टर आपका ये हो गया, दूसरा वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो गया। और ये कौन से प्लेन में रहेगा, ये इस प्लेन में रहेगा ऐसे, और वो वाला वो आपका अगर एक ऐसा तो दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका इस तरीके का है ऐसा, तो वो सेम मैग्नीट्यूड लेकिन ऐसे प्लेन में रहेगा। तो एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ऐसा हो गया भाई एक प्लेन ये एक प्लेन ये, तो एक मैंने ऐसे रख दिया सेम वैल्यू और एक ऐसा रख दिया, तो इतना जीरो हो जाएगा। तो जब काटते हैं तो अपोजिट
एक ही प्लेन का होना चाहिए, तो प्लेन ही नहीं है, तो कोप्लेनर ही नहीं है, एक प्लेन ही नहीं है, तो इस कारण से। हाँ, लेकिन अगर ये भी एच होता, मान लो ऐसा होता है, तो हैवी भी ये है तो नॉन प्लेनर ही, लेकिन तब क्या होता, तब इनके बीच का एंगल, मतलब ये दोनों एक्स एक्स जाते हैं, तो इसका ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाता, ये इस तरफ ऐड अप होता, मतलब ये जो वेक्टर है उसका नेट रिजल्टेंट ये आता, और ये जो वेक्टर है उसका नेट रिजल्टेंट ये आता, तो ये लेकिन एक लाइन में हो जाते हैं तो कैंसिल हो जाते, तभी म्यू 0 हो जाता। पर क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए उनका जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन में नहीं हुआ, इसलिए वो अलग प्लेन में होने के बाद कैंसिल भी नहीं हुए। ठीक है ना, वरना जैसे एक आपका एक प्लेन ये है, एक प्लेन आपका ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है, पर भाई वेक्टर कुछ ऐसा हो गया, रिजल्टेंट इस तरह से आ गया, और दूसरा भी भाई एक आपका जो ये वाला प्लेन में आया, ये ऐसे आ गया, मॉलिक्यूल लीनियर था, और जो ये ऐसा इस प्लेन में आया पर ये भी लाइन ऐसे आ गई, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो गई ना, बराबर है। और उस वाले केस में ऐसा नहीं, उसमें यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है और वहाँ पे कुछ इस तरीके की बात है, तो कैंसिल नहीं। हाँ, लेकिन अगर फिर से आप ये कर दोगे, तो ये फिर से प्लेनर हो जाता है, 3 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, तो ये फिर से म्यू 0 हो जाएगा, समझे? इसका फिर से म्यू 0 हो जाएगा, इसका म्यू 0, इसका म्यू नॉन 0, इसका हाँ प्लेनर है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, बता दो पी जेड टी वाई पी जेड तो प्लेनर हो जाता था ऐसा मॉलिक्यूल। तो अगर ये सी एल है, ये भी कैंसिल, ये भी ओवरऑल मॉलिक्यूल नहीं, वो तो फजांस रूल में तो हम लोग ये बोलते हैं कि एक बॉन्ड के करेक्ट, हम पूरे मॉलिक्यूल के करेक्ट की बात नहीं करते, वहाँ जनरली मॉलिक्यूल ही क्या था, तो एक सिंगल बॉन्ड की तरह बात हो रही थी, तो हम नॉर्मली जो बॉन्ड्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। बात सही है कि म्यू से एक अफेक्ट है उसका कोवलेंट होगा, लेकिन डायरेक्टली म्यू से हम वो चीज़ नहीं, वो मतलब उसी तरह से यूज़ करें। हाँ, बात एक सही है कि आयोनिक का म्यू ज़्यादा होता है और कोवलेंट और का म्यू रिलेटिवली कम होता है, ये है बात, ये बात एक है, लेकिन डायरेक्टली इससे हम एनालाइज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे एक क्वेश्चन, अब तुमने एक बात छेड़ दी तो एक बार बताता हूँ कि तुमने उससे पूछा नहीं है बात, जैसे जब मैंने CH4 का एक्सप्लेनेशन दिया था, मतलब याद करने के लिए CH4 से स्टार्ट करो, CH3Cl सबसे ज़्यादा है, CH2Cl2 उससे कम, CH3Cl उससे कम, और बाकी दोनों 0। लेकिन तुम ये आर्ग्यू कर सकते थे कि सर हम CCl4 से स्टार्ट करें तो ये 0 है, फिर एक H लगाया तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, ये तो 0 था, ये फिर CH3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद CH2Cl2 उससे कम, CH3 उससे कम, और CH4 फिर सबसे कम। यहाँ तो ऑर्डर रिवर्स हो गया, यहाँ तो ये आ रहा है कि CH
Cl3 सबसे ज़्यादा आ गया, जबकि हमने बोला CH3, Cl सबसे ज़्यादा है। अब इसका रीजनिंग क्या है? मैंने मेन इश्यू हो रहा है कि Cl3 ज़्यादा है या CH3Cl ज़्यादा है। तो एक CH3Cl और CH-Cl3 में कार्बन पे चार्ज क्या है? ये +1, ये 3-, तो ये +2। CH-Cl3 में कार्बन पे +2 चार्ज है और CH3Cl में कार्बन पे -2 चार्ज है। यानी ये वाला कैटायन में कार्बन जो है छोटा, मतलब उस पर चार्ज डेंसिटी साइज भी कम हो जाएगी। तो ये C+2 है, यानी वो वाला ये चीज़ ज़्यादा कोवलेंट है, ये कम आयोनिक है और ये ज़्यादा आयोनिक है। ज़्यादा आयोनिक मतलब ज़्यादा म्यू रिलेटेड, तो यानी CH3Cl का जो म्यू है वो CH-Cl3 से ज़्यादा है। तो यानी ये ऑर्डर जो हमने पहले पढ़ा था CH4 से, याद रखने के लिए CH4 से स्टार्ट करो। मतलब कोई ये कन्फ्यूजन आएगा तभी वाली आंसर देने की बात है, बाकी तो ऑर्डर ही पूछे हुए। तो ऑर्डर में कन्फ्यूज हो तो CH4 से स्टार्ट करो, 0, फिर एक Cl किया तो वो जो है सबसे बड़ा, फिर छोटा और फिर 0। लेकिन कभी अगर दिमाग में आए स्टार्ट CCl4 से करते तो CH-Cl3 से ज़्यादा लग रहा है। तो द रीज़न इज दिस, जो तुम बोल रहे थे वहाँ है। तो ये नहीं, ये वाले का ज़्यादा कोवलेंट है तो कम आयोनिक है, इसमें ज़्यादा आयोनिक है, तो दिस इज मोर पोलर। ठीक है। बेंजीन है, जैसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के समय भी डिस्कशन करेंगे। बेंजीन है, बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। बेंजीन में सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और सब एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ये इधर है, ये कैंसिल, बेंजीन का ओवरऑल म्यू भी 0 और CH बॉन्ड इज आल्सो नॉट दैट मच पोलर। पर ऐसे ये हो क्लोरोबेन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। दिस इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये, अगर ये x है और ये y है तो एडअप हो जाएगा x प्लस CH बॉन्ड का अगर x y है और CCl का x है, ये एडअप हो जाएगा डाइपोल में। फिर आता है डाइक्लोरोबेंजीन। जैसे एक ऐसा, ये है, एक ऐसा है और एक अगर ये 3 मॉलिक्यूल आपको दिए हुए हैं, कंपेयर देयर डाइपोल, कंपेयर देयर डाइपोल। इसको बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। नाम के भी चिंता मत करो, वो आगे आएगा।
ये एंगल क्या होता है 60, ये 120 इस तरह से। तो यहाँ पे अगर CCl बॉन्ड को x मान लें, डायगोनल इसका भी x, बाकी CH वाले y मान लेते हैं, तो ये कैंसिल, बात खत्म। ये CCl इस तरफ है, ये CH इस तरफ है, तो ये वाला जो हुआ कितना हो गया x प्लस वाई। और ऐसे यहाँ भी ये क्या हुआ x प्लस वाई, CCl का x, इसका y। यानी ये अल्टीमेटली ये तो कैंसिल हो गया इधर और इधर, तो आपके पास दो हो गए वैल्यूज एट 60 डिग्री, ये x प्लस वाई और ये भी x प्लस वाई। मान लेते हैं x प्लस वाई को जेड मान लें, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड स्क्वायर कॉस 60, का एंगल है टेल्स वेक्टर का, जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड स्क्वायर कॉस 60, यानी रूट 3 जेड, यानी रूट 3 एक्स प्लस वाई, है ना, रूट 3 एक्स प्लस वाई। इस वाले का कैसे सोचोगे, इसका ये कैंसिल हो जाएगा h, यहाँ h, ये कैंसिल, और ये क्या हुआ ऊपर की तरफ CH इस तरफ, CCl इस तरफ, तो ये x प्लस वाई, और ऐसे ही इसका भी इधर x इस तरफ y, तो ये भी x प्लस, पर इनके बीच का एंगल क्या है, ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई 120, तो ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड 2 जेड स्क्वायर कॉस 120 माइनस हाफ, कॉस 120 माइनस हाफ होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक तो कटी तो जेड आ गया, यानी x प्लस वाई। और इस वाले का ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, व्यू 0, तो आपकी वैल्यूज क्या क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गया ये वाला, सबसे ज़्यादा हो गया आपका 1 2 वाला, मतलब उस जगह ए बी ऑर्डर करें 1 2 और 3, 1 ग्रेटर देन 2, इसका तो 0 ही है ना। इनफैक्ट जो केवल क्लोरोबेंजीन था उसका क्या आ रहा था, उसका x प्लस वाई आ रहा था, तो केवल जो क्लोरोबेंजीन है उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट, इसका भी तो क्या है x प्लस वाई आया था, इसका रूट 3 x प्लस वाई है, इसका x प्लस वाई आया था, तो इन दोनों का 2 मतलब 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और 1 क्लोरोबेंजीन इज ऑलमोस्ट हैव सेम डाइक्लोरो, पर 1,4 है 0 and was highest is 1,2 डाइक्लोरो। कोई आपको ये स्ट्रक्चर दे, साइनाइड ग्रुप में कार्बन sp हाइड्रोजन होता है, ऐसा दे आपको, तो इसका डेवलपमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ है, ये और ये कैंसिल होगा, तो ये 0 होगा। NO2 ग्रुप हो, क्योंकि NO2 भी क्या होता है इसी प्लेन में रहता है, NO2 होगा तो उसका भी 0 होगा। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब जैसे कि आपके पास 2 OH, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार जेईई मेन में आया हुआ है, ऐसा तो जिस तरीके से अभी हम सोचा, हमें यहाँ भी हमको देख के लगता है कि यार ये तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका म्यू 0 नहीं है। क्यों? इससे पहले एक H2O2 देखो, H2O2 का स्ट्रक्चर देखने में तो ऐसा लग रहा है, पर H2O2 का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है,
द रीज़न इज H2O2 इज अ ओपन बुक स्ट्रक्चर। H2O2 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मान लो एक किताब है ओपन बुक, ऑक्सीजन यहाँ होते हैं, फिर इसमें H होता है और इसमें दूसरा H होता है, OO, H और दूसरा H इधर। तो ये एक प्लेन में ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि ये OH और ये OH कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है। OO एक लाइन में, OH इधर, दूसरा OH इधर। सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी बेंजीनिक ऐसे हो जाती है, इधर O और U, पर इसका एक H इधर, एक H इधर। तो ये OH और ये OH जो होते हैं ये प्लेन में नहीं होते, ये कुछ इस तरह से होते हैं, OH OH और बीच में ये बेंजीन। तो इस तरह का डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता। O की जगह सल्फर भी हो सकता है, सल्फर भी उसी ग्रुप का है। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर दिए हों तो OH OH या SS एंड सच, तो दे हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। इसका हो तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक होने की चांसेस है। इसका म्यू नॉन जीरो, क्योंकि इसमें जो H2O2 होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर। और ये वाले भी ऐसे होते हैं कि यहाँ पे OO बीच में बेंजीन नहीं आ जाएगी, या सल्फर आ जाएगा। ये तीनों ही म्यू परसेंटेज आयोनिक करेक्टर और डाइपोल मूवमेंट में भी रिलेशनशिप। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉन्ड है जिसका डाइपोल मूवमेंट हम निकाल रहे हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। डाइपोल मूवमेंट को भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है। डाइपोल मूवमेंट भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होती है। तो जैसे आपके पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, और ये r डिस्टेंस है। तो अगर ये आयंस मतलब प्लस Q और माइनस Q वाले जितना कम पोलराइज होंगे उतनी ये r डिस्टेंस में क्लियरिटी होगी। ये आपने बोला r इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस की तरह, तो जो थ्योरेटिकली आप r सोच रहे हो एक्चुअली भी R रह जाएगा। पर अगर इसमें यानी वो बॉन्ड हो गया आयोनिक, आयोनिक मतलब पोलराइजेशन नहीं हो रहा, डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। पर मान लो ये कोवलेंट की तरफ जाना शुरू हुआ, तो ये कुछ ऐसा होना शुरू हो गया, ये कुछ ऐसा होना शुरू हो गया। तो जो आप R सोचे थे, R तो कम हो गया, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस तो कम होती जा रही है इनके बीच में। तो जब आप एक्चुअल कैलकुलेट करते हो ऑब्जर्व, तो उसमें तो ये सबका टेक केयर है। अगर सही में यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हुआ है तो आपका जो ऑब्जर्व आएगा वो वैल्यू क्या आएगी, थ्योरेटिकल के आसपास ही आएगी। तो ये मान लो ये चार्ज था Q और डिस्टेंस थी R, तो आपका न्यू थ्योरेटिकल क्या होना चाहिए, Q इंटू R। पर जब म्यू ऑब्जर्व आप करते हो तो उसमें एक्चुअली ये R की वैल्यू जो होती है वो इस थ्योरेटिकल से कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा Q इंटू R डैश कुछ हो गया, ये म्यू ऑब्जर्व है। अगर नहीं हुआ तब बहुत खुशी की बात है, तब यही वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। मतलब आयोनिक सोच रहे थे, अगर ऐसा ही रहेगा मतलब आयोनिक ही रह गया। तो एक फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व बाई म्यू थ्योरेटिकल
into 100 is percentage ionic अगर म्यू ऑब्जर्व आपको डिस्टेंस चार्ज दिया और डिस्टेंस दी है तो वो तो कैलकुलेट म्यू थ्योरेटिकल हो गया। फिर आपने म्यू ऑब्जर्व आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है तो दिस बाई दिस इनटू 100। अगर मान लो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसके बहुत क्लोज है यानी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, यानी रेशियो 1 आएगा, 1 के आसपास आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। पर मान लो आपकी थ्योरेटिकल डिस्टेंस r थी पर ऑब्जर्व वैल्यू कुछ ऐसी आई कि इसके हाफ ही आई तो 50% आयोनिक रह गया, 50% कोवलेंट हो गया। कोवलेंट परसेंटेज कोवलेंट इज परसेंटेज 100 माइनस परसेंटेज। और एक तो है ही कि आपको Q और D दिया है और डायपोल में कैलकुलेट करने को बोला है तो Q इंटू D करके आ जाएगा। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो एक इस तरीके का ट्यूब है, इसमें हमने जो कंपाउंड है उसको लिक्विड फॉर्म में फिल कर दिया, तो लिक्विड फॉर्म में इसे फिल कर दिया, ठीक है। जो जिस कंपाउंड को चेक करना चाह रहे हैं कि वो पोलर है या नहीं है, फिर यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रॉड लाते हो जो मान लो प्लस चार्ज है। अगर ये फिर इसको ओपन किया, अगर ये लिक्विड जो है वो सीधा चला जाए बिना इससे अट्रैक्ट या रिपेल हुए तो क्या होगा, दिस इज नॉन पोलर, कंपाउंड इज नॉन पोलर। पर वो कंपाउंड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मान लो आप उसका एक नेगेटिव पॉजिटिव एंड होगा तो इट विल गेट, इसका यहाँ पॉजिटिव है तो अपने नेगेटिव एंड से इसकी तरफ, मान लो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये जो फ्लो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इट रिप्रेजेंट ये मॉलिक्यूल पोलर है, ये मॉलिक्यूल पोलर है। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे देते हैं, आईटी में भी ये कुछ आया हुआ है, उन्होंने एक डायग्राम बना दिया कि भाई ये कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिए, कुछ कंपाउंड दे दिए और बोला कि उनको इसमें, उनको लिक्विड फॉर्म में इसमें फिल किया गया एंड इट वाज फाउंड, यहाँ पे कुछ कि इट वाज दे बिहेव्ड इन दिस वे। तो बताओ कि कितने कंपाउंड इस वे में बिहेव करेंगे, मतलब आउट ऑफ दोज कंपाउंड यू आर लुकिंग फॉर पोलर कंपाउंड्स, पर ऐसा या सीधे आ जाए देन यू आर लुकिंग फॉर नॉन पोलर, ठीक है ना ये चीज। ऐसे ही पैरामैग्नेटिज्म को चेक करने के लिए भी है, ये हो गया डायपोल में, ये वाला डायग्राम डायपोल के लिए है, पर पैरामैग्नेटिज्म को चेक करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। उसे बोलते हैं वही बैलेंस। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है,
जो बैलेंसेस यहाँ पे अभी ऐसा, अभी मान लो कि अभी ये नहीं कराएगा, अभी ये नहीं कराएगा, ठीक है। तो अब हम जो कंपाउंड है, यहाँ पे हम कंपाउंड को फिल करते हैं, यूजुअली लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, जो भी है। कंपाउंड यहाँ पे रखा, तो ये मतलब ये स्ट्रिंग से पेन से कनेक्टेड है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ वेट्स पर रख देंगे। ये वाले जो वेट्स होंगे उसका वेट किसके इक्वल हो गया, कंपाउंड के इक्वल। अब हम यहाँ पे इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगा देते हैं, मैग्नेटिक रीजन आ गया। तो मैग्नेटिक रीजन में अगर कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो इस रीजन में अट्रैक्ट नीचे की तरफ आएगा। तो ये बैलेंस कैसा चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर। तब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वेट्स को हम हटाएंगे। मतलब अगर एक कंपाउंड, अगर अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाए कि ये नीचे आ जाए और ये ऊपर चला जाए, मतलब ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। और अगर ये नीचे आ जाए, ये ऊपर चला जाए, तो डायमैग्नेटिक है, तब ये रिपेल करता है। तो इस तरीके से इसमें कंपाउंड का वेट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो दूसरे पेन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वेट्स डालने पड़ेंगे। मतलब जो इसका कंपाउंड का वेट था उससे ज़्यादा वेट ऑब्जर्व करना, मेजर इक्वलाइज करते समय। और डायमैग्नेटिक में जो इसका वेट था उससे कम मेजर, क्योंकि वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो आप वेट्स को हटाओगे तब वो वेट, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं कि अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इस कंपाउंड का वेट ज़्यादा मेजर होगा, इस बैलेंस से कम, तो ज़्यादा मेजर हो जाएगा, और डायमैग्नेटिक में कम मेजर। तो यहाँ पे भी होता है कि भाई जैसे इस ऐसा भी मतलब यूजुअली क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज़्यादा आता है, पर अल्टीमेटली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो अभी भी हम पढ़ ही चुके हैं। O2 पैरामैग्नेटिक है, H2 पैरामैग्नेटिक है, पढ़ तो चुके हैं। तो अभी भी उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एक कंपाउंड ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो बताओ वो कंपाउंड कुछ 8-10 कंपाउंड दे दिए, कौन से कंपाउंड ये वाला बिहेवियर शो करेगा, तो जो पैरामैग्नेटिक हो। अगर ये नीचे आ जाए, ये ऊपर चला जाए, तो डायमैग्नेटिक हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ कंपाउंड इस ट्यूब में फिल करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब, जो कि इससे कनेक्ट होती है।
Consider the following in the liquid form. O2, HF, water, ammonia, when a charged form is brought near the flowing stream, how many of them show deflection as per the following figure? Charged form is brought near the flowing stream, how many of them show deflection as per the following figure? क्या कितने होंगे? मतलब यू आर लुकिंग फॉर पोलर मॉलिक्यूल है ना, क्वेश्चन का जो एसेंस ही है आपको इनमें से पोलर सेलेक्ट करना कितना है
6 साइड। O2 नॉन पोलर, O डबल बॉन्ड O बिल्कुल सिमिलर है, कहीं भी चार्ज। O2 है, H2 है, Cl2 है, F2 है, N2 है, ऑल दीज आर नॉन पोलर। तो ये दो नॉन पोलर है, ये नहीं है। HF डेफिनेटली पोलर होगा। वाटर श्योरली पोलर है ही। अमोनिया पोलर है। H2O2 पोलर है। बुक ओपन बुक स्ट्रक्चर ना, CCl4 नॉन पोलर है। CH3 पोलर है। CH3Cl ज़्यादा पोलर होता है, देन CH2Cl2, देन CH3। CCl6 बेंजीन, दिस इज बेंजीन, नॉन पोलर। ये पोलर क्लोरोबेंजीन। कितने हो गए? 6 हो गए। आसानी क्वेश्चन, बस वो डायग्राम बना दे, डर लग जाता है। क्या सीधे पूछ रहे थे कि कितने पोलर नॉन पोलर, तो बहुत तो आंसर कर देते, अरे कहाँ पे कम लगा दे तो आधे लोग देखना ही छोड़ देते। बाकी क्वेश्चन याद रहे, कुछ नहीं, क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि कितने मॉलिक्यूल पोलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, वॉन डर वाल्स, ये सब चीज़ें। एंड उसके बाद एक क्लास में बैक बॉन्डिंग एंड हाँ था, तो बहुत दिन तक मैं रखा हुआ था। Very